हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवनी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स यूज्ड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए किन किन मेथड्स का यूज़ किया जाता है। जबकि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी और उसकी डिग्रीज़ के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट कॉमर्स से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और यूजीसी नेट कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन गर्ल्स के लिए है जो किसी भी रीज़न की वजह से कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते हैं या फिर कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस पूरी डिटेल में करवाया जाएगा और हर एक टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा और आपकी क्वेरीज को भी सोल्व किया जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो मेथड्स हैं फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारे पास टोटल इसके 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, देन परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड एंड रेवेन्यू मेथड। अब हम इन हर एक मेथड को पूरी डिटेल में समझते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट मेथड आता है हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले हम ये जो टर्म है टोटल एक्सपेंडिचर, उसका मतलब समझ लेते हैं। तो ये कहता है टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन परचेजिंग द कमोडिटी, कि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए मैंने कुल पैसे कितने खर्च किए हैं। ठीक है, वो मेरा क्या हो जाता है, कुल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि मान लीजिए, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये मार्कर खरीदा 20 रुपये का, मैं एक ही मार्कर खरीद के लाई हूँ, तो मेरे ये 20 रुपये क्या हो गया, कुल खर्च। वहीं अगर मैं मार्कर 20 रुपये का ये मार्कर प्लस 30 रुपये का मैं ये डस्टर भी खरीद के आई हूँ प्लस 30, तो मेरे कुल खर्चा कितना हुआ, 50 रुपये। ठीक है, ये क्या कहता है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन परचेजिंग द कमोडिटी। किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए आपने कुल पैसे कितने खर्च किए हैं, वो हमारा होता है टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्चा। अब हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर को हम लिखेंगे टीई से। तो टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर हुआ, प्राइस मल्टीप्लाई में क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो आप। यहाँ हमने एग्जांपल लिया, 2 चीज़ खरीद के लाई हूँ मैं, एक ये डस्टर और एक पेन। वहीं अगर हम एग्जांपल ले लें, मान लीजिए मैं इस मार्कर की 3 क्वांटिटी खरीद के लाती हूँ, 3 मार्कर खरीद के लाई। एक मार्कर कितने का, 20 रुपये का, मैंने खरीदे कितने हैं, 3, तो मेरे कुल खर्चा कितना हो गया, 60 रुपीज़। वही ये चीज़ कह रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन परचेजिंग द कमोडिटी। किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए आपने कुल पैसे कितने खर्च किए हैं, वो आपका होता है कुल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि इस पूरे मेथड में हम टोटल एक्सपेंडिचर को टी से शो करेंगे, प्राइस को पी से और क्वांटिटी को क्यू से। ठीक है, तो चलिए अब हम मेथड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि जो ये मेथड है वो दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने। इनका कहना है कि जो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की जो होती है, यहाँ हमारे पास इनका जो रिलेशन होता है, इनके रिलेशन की 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है। एल्फ्रेड मार्शल जी का कहना है कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के रिलेशन के बारे में ये बताते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारी 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहले हम उन 3 पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं। इन्होंने कहा कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो देखिए, हम प्राइस को पी से डिनोट करेंगे और टोटल एक्सपेंडिचर को टी से। ठीक है, तो इनकी जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि मान लीजिए अगर आपका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, आपके प्राइस के बढ़ने से आपका टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा, या फिर आपके प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर कम है और प्राइस के कम होने से ये ज़्यादा हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। किस किस के बीच में, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। जब हमारा प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा, उस टाइम पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे लिखते हैं हम, ई डी से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1। ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये कहते हैं कि आपका जो प्राइस है वो ज़्यादा हो या प्राइस कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं रहता, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम रहता है। उस टाइम पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, इक्वल्स टू 1, यूनिट इलास्टिसिटी। फिर आती है थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास कि जब हमारे प्राइस के ज़्यादा होने पे टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। सेकंड, अगर प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। जब इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा, उस टाइम पे हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, लेस देन 1। तो मार्शल जी ने कहा था कि हमारी ये 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे हम प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन को डिस्कस करते हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले जब आपका प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है या कम प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, नेगेटिव रिलेशन होगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1। जब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, प्राइस के कम या ज़्यादा होने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, उस टाइम पे इलास्टिसिटी होती है इक्वल्स टू 1। और जब इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा तो हमारी इलास्टिसिटी होती है लेस देन 1। ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटीज़ को हम अब एक टेबल से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम मान लेते हैं, हम एक पेन का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, कि मान लो किसी पेन की जो प्राइस है पहले वो 2 रुपये है। ठीक है, जब वो 2 रुपये का है तो मैं उसकी 4 क्वांटिटी खरीद रही हूँ, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 8। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, P × Q, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। तो 2 को 4 से किया तो 8। ठीक है। अब मान लीजिए जो प्राइस है वो बढ़ गया, प्राइस बढ़ के 4 हो गया। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है, तो उसलिए हमारी डिमांड क्या होगी, 1 पे। जब 1 है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 4। वहीं अब हम मान लेते हैं प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 1 हो गया प्राइस। प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी, तो वहीं हम अब इसकी कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 10। तो ये क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर 10। अब देखो आप, हम मान लेते हैं ये जब हमारा प्राइस 2 से 4 हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया। प्राइस के बढ़ने पे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, यहाँ पे 8 से 4 क्या हो गया, ये कम हो गया ना। प्राइस के बढ़ने पे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया, होगी 1। सेकंड, हमने कहा भी जब प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, 4 से 1 हो गया। जब प्राइस के कम होने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया। जब बढ़ गया यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन 1। ये होगी हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और प्राइस के कम होने पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। तो ये क्या होगी, हमारी फर्स्ट जो हमारी पॉसिबिलिटी थी वो फुलफिल होगी कि इन दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है। अब हम लेते हैं सेकंड, ये होगी हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अब हम लेते हैं सेकंड। देखिए प्राइस वही पहले 2 है तो हम उसकी 4 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 8। ठीक है। अब प्राइस बढ़ गया, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होगी, हम यहाँ पे 2 क्वांटिटी खरीदते हैं। ठीक है, हमारा कितना हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, 8। वहीं प्राइस के कम होने पे उसकी क्वांटिटी हम ज़्यादा खरीदेंगे, तो 8 क्वांटिटी खरीदे, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी कितना हो गया, 8। ये क्या हुआ,
प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, हमारे टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। जब कोई इफेक्ट नहीं होता, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, उस टाइम पे हमारी इलास्टिसिटी क्या रहती है, इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये होगी हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी कंप्लीट। तो अब हम देखते हैं हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी। ये क्या कहता है, जब हमारा प्राइस 2 है, 2 प्राइस पे हम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, मान लीजिए हमने 3 क्वांटिटी खरीदी है। ठीक है, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। जब हमारा प्राइस बढ़ गया, 4 हो गया, ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है, तो हमने 2 क्वांटिटी खरीदी है। अब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 8। जब हमारा प्राइस कम हो गया तो हमने ज़्यादा डिमांड की, और अब हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, 4। ये होगी हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी कि प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और प्राइस के कम होने पे टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। जब इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा तो हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन 1। ये होगी हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी कि जब हमारा प्राइस और हमारे टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में क्या है, हमारा पॉजिटिव रिलेशन है, कि जब ये कम हो रहा है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी कम है। यहाँ पे क्या है, हमारा पॉजिटिव रिलेशन, और जब पॉजिटिव रिलेशन होगा तो इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन 1। ठीक है, ये चीज़ थी कि जो मार्शल है उन्होंने कहा था कि हमारी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन के बारे में उन्होंने बताया था, और उन्होंने इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई थी। ठीक है, फर्स्ट, या तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा, जब नेगेटिव होगा तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। जब प्राइस के कम या ज़्यादा होने पे टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होगी, और जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा उस टाइम इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और इसका एक छोटा सा डायग्राम है जो कि मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। यहीं बना देते हैं एक बार के लिए। तो जैसे कि आपको पता है वाई एक्सिस पे हमेशा हमारा प्राइस आता है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, और जबकि अब हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर। तो इनका कहना था यहाँ पे क्या होती है, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, इस लाइन पे होती है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, और इस लाइन पर होती है इलास्टिसिटी लेस देन 1। ठीक है, ये है हमारा डायग्राम टोटल एक्सपेंडिचर का। तो चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, परसेंटेज मेथड। तो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड को हम प्रोपोर्शनेट मेथड, फ्लक्स मेथड या फिर अर्थमेटिक मेथड भी कहते हैं। ये मेथड भी हमें मार्शल ने ही दिया था। वो कहते हैं उनके अकॉर्डिंग जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड, बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन यहाँ पे एक बात जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस और डिमांड में हमेशा क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। इसलिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमेशा आगे माइनस का सिंबल जरूर आएगा। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जो इलास्टिसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, प्रोपोर्शन होता है किसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का। तो अब हम आगे इस चीज़ को सोल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके मान लीजिए ये कहता है प्राइस क्वांटिटी, कि प्राइस पहले हमारा 10 था। ठीक है, तो हम किसी चीज़ की 4 क्वांटिटी खरीद रहे थे। अब वही प्राइस इंक्रीज हो गया, मान लीजिए 12 हो गया, तो हो सकता है हम प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, तो हम उसकी मान लीजिए कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं, 3 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। ठीक है, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो ये कहता है अब इस फॉर्मूले को जब हम आगे सोल्व करते हैं तो देखिए क्या कहते हैं, ये चीज़ तो आएगी ही आएगी, माइनस का सिंबल तो रहेगा ही। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय में इनिशियल डिमांड। इनिशियल का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में हमारी डिमांड थी,
ठीक है। और परसेंटेज के लिए हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट है परसेंटेज चेंज इन प्राइस को क्या लिखेंगे, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय में इनिशियल प्राइस, जो हमारा प्राइस स्टार्टिंग में था, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। देखिए इनिशियल का मतलब होता है जो शुरू में प्राइस था। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा स्टार्टिंग का प्राइस जिसको हम इनिशियल प्राइस बोलते हैं, P, इसको हम डिनोट करते हैं P से। और ये है हमारी इनिशियल डिमांड, इसको हम डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। उसके बाद चेंज होने के बाद हमारी डिमांड क्या होगी, कम होगी ना, तो जो चेंज होने के बाद आई है इसको हम दिखाएंगे Q1 से। उसी तरीके से प्राइस जो हमारा चेंज हो गया है उसको हम दिखाते हैं P1 से, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपको समझ। अब देखिए इसको इस चीज़ में लिखेंगे हम, ये तो कैंसिल हो गया। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा कैसे निकलेगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q, कि चेंज होने के बाद कितनी हुई है, वही होगा ना, Q1 माइनस Q। Q1 का मतलब क्या है कि अब हमारी कितनी डिमांड है, ठीक है। इनिशियल डिमांड जो हमारी पहले थी कितनी है, Q। सेम एज इट इज प्राइस के केस में चेंज इन प्राइस कितना है, P1 माइनस P, और इनिशियल प्राइस जो स्टार्टिंग में हमारा प्राइस था, ठीक है, माइनस का सिंबल रहेगा ही रहेगा, इक्वल्स। अब आगे देखिए इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ये इसके डिवाइड में है, वहाँ जाके उल्टा हो जाएगा, जो हमारा बेसिक मैथ चलता ही है हमेशा से। तो ये क्या बन जाएगा, Q1 माइनस Q बाय में Q, मल्टीप्लाई, उल्टा हो जाएगा, P ऊपर P1 माइनस P, ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट देखिए Q1 माइनस Q, जो चेंज होता है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको हम लिखते हैं डेल्टा Q। इस डेल्टा को मैथ में ये डेल्टा होता है और इसको वैसे क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, चेंज। तो ये होता है चेंज Q बाय में Q मल्टीप्लाई P बाय चेंज P, ठीक है। अब इन चेंज वालों को एक साइड लिख देंगे, सिंपल को अलग, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, चेंज Q बाय चेंज P मल्टीप्लाई P बाय में Q। ये हो गया हमारा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको अगर नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होता है चेंज Q बाय चेंज P मल्टीप्लाई P बाय Q। ये होता है हमारा परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, जिससे हम इलास्टिसिटी को मेज़र करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है पॉइंट मेथड। तो चलिए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास पॉइंट मेथड, जिसको हम जियोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड भी हमें डॉक्टर मार्शल ने ही दिया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो कोई लीनियर सेगमेंट होगा या फिर नॉन लीनियर, ठीक है। पहले हम बात करते हैं लीनियर की। जब हमारी जो डिमांड कर्व है वो लीनियर होती है, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे हमारी क्या आती है, क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे आएगा हमारा प्राइस, ठीक है। जब हमारी इलास्टिसिटी यहाँ होगी तो होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0, और जब बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे होती है यहाँ होगी इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ये वही डिग्रीज को हम इस कर्व पे शो करेंगे जो हमने 5 डिग्रीज लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, ठीक है। और इस कर्व के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1। अगर हम इस 1 के ऊपर जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, तो होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, और अगर इसके नीचे आएंगे तो लेस देन 1। ये है जब हमारी डिमांड कर्व लीनियर होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन कर्व भी बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास नॉन लीनियर डिमांड कर्व, जब हमारी डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि एक वो थी लीनियर, अब है नॉन लीनियर डिमांड कर्व, जब हमारी डिमांड कर्व क्या होती है, कन्वेक्स होती है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, इस डिमांड कर्व के लिए हम पहले एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं,
और जहाँ ये टेंजेंट हमारी डिमांड कर्व को टच करता है वहीं हम क्या देखते हैं, हमारी इलास्टिसिटी को मेज़र करते हैं। तो ये कहता है पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जो कि है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय में अपर सेगमेंट। ये जो मेथड है, इस मेथड के लिए इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये जो मेथड है ये सिर्फ स्मॉल चेंजेस में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे प्राइस में लार्ज चेंजेस होते हैं उस टाइम पे ये मेथड जो है हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता इसको यूज़ करना। इसलिए हमें सिर्फ इसका एक फॉर्मूला ही याद रखना है, जो कि होता है लोअर सेगमेंट बाय में अपर सेगमेंट। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट मेथड जो है कि अर्क मेथड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अर्क मेथड। अर्क मेथड क्या मेजर करता है, एवरेज इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पे 2 पॉइंट्स के बीच में जो एवरेज इलास्टिसिटी है उसको ये मेजर करता है। ठीक है, पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि देखिए क्या कहता है, हमने ये कहा था वाई एक्सिस पे क्या आता है हमेशा हमारा प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब हम एक डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, कन्वेक्स डिमांड कर्व, जो अभी हमने लास्ट पॉइंट मेथड में देखा था नॉन लीनियर डिमांड कर्व होती है, उस केस में अर्क है तो अर्क तो बनेगी। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या कहता है कि जब हमारा प्राइस P है तो हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं Q। जब हमारा प्राइस कम हो गया, P1 हो गया, ठीक है, तब हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं Q1। ये क्या हो गया, प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो अर्क हमारी कहाँ बनी, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो ये इन दोनों के बीच में हमारी क्या बताएगा, इलास्टिसिटी को मेज़र करता है। ये चीज़ आ गई आपको समझ। अब हम इसका एक फॉर्मूला देखते हैं। ये क्या कहता है, माइनस आएगा ही आएगा, क्योंकि हम किस चीज़ को ले रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस को, जो कि हमें पता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो सेम वही जो हमने उस फॉर्मूले में किया था, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय में एवरेज डिमांड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, परसेंटेज का 100 वो तो आपस में कट ही हो जाएगा। एग्जैक्टली चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस। ठीक है, ये चीज़ आई। चेंज इन डिमांड जो कि हमने उस जब हम परसेंटेज मेथड में हमने देखा था, चेंज इन डिमांड को हम कैसे लिखते हैं, Q1 माइनस Q। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, इसको हम चेंज Q से दिखाते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ हम लिखेंगे Q1 माइनस Q। एवरेज, किसी भी चीज़ की एवरेज आप कैसे निकालते हो, दो चीज़ों को जोड़ के बाय में 2, जितने भी नंबर्स होते हैं 2। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 2 है ना, Q1 और Q। तो क्या हो जाएगी हमारी एवरेज, Q1 प्लस Q बाय में 2। एज इट इज प्राइस के केस में P1 माइनस P चेंज इन प्राइस, और एवरेज प्राइस क्या होगा, P1 प्लस P डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या, Q1 माइनस Q बाय में Q1 प्लस Q। एज इट इज P1 माइनस P बाय में P1 प्लस P। ठीक है, सेम वही चीज़, ये वहाँ जाके क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, Q1 माइनस Q बाय में Q1 प्लस Q मल्टीप्लाई, रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P बाय में P1 माइनस P। तो हमारा ये क्या हो गया, अर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, जिसको अर्क इलास्टिसिटी में ये क्या कहता है, एवरेज मेज़र करता है। ये किसके बीच में,
2 पॉइंट्स के बीच में, अर्क जो है हमारी क्या है यहाँ पे ए बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हमारी इलास्टिसिटी है उसको मेज़र करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है हमारा अर्क मेथड। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है रेवेन्यू मेथड। ये मेथड हमें मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने दिया था। ठीक है, तो पहले इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले हम 3 टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हैं टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई करना, ठीक है, हमारी इनकम। टोटल रेवेन्यू का मतलब है हमारी टोटल इनकम, हमने जो कमाया है किसी भी चीज़ को बेच के। ठीक है, मान लो मैंने 15 पेन बेचे, 20 रुपये का एक पेन है, तो मैंने कितने कमाए, मैंने कितने बेचे हैं, 15 पेन बेचे, 20 रुपये का एक, कितना हो गया 300। ये 300 क्या है मेरा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, आगे आपको ये चीज़ समझ, टोटल रेवेन्यू का मतलब आपने कुल कितना कमाया किसी चीज़ को बेचकर। देन आता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट का प्राइस, एक यूनिट का प्राइस। सेम यही एग्जांपल लेते हैं हम कि 300 रुपये कमाए मैंने, कितनी चीज़ें बेची थी, 15 बेची, तो मैंने कमाया कितना, एक का प्राइस कितना हो गया 20। वही चीज़ थी, ये क्या है हमारी क्वांटिटी, ये प्राइस, कि 15 चीज़ें बेचकर 20 रुपये की एक, 15 बेचूंगी कितने कमाऊंगी 300 रुपये। ये 300 क्या है मेरा टोटल रेवेन्यू, कि मैंने टोटल इतनी कमाई की। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है पर यूनिट का प्राइस, एक यूनिट का कितना प्राइस है। फिर आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट बेचने पर आपने कितना चेंज हुआ है टोटल रेवेन्यू में। पहले हमारा टोटल रेवेन्यू कितना था 300 रुपये, एक एडिशनल यूनिट बेचने पे, मान लो पहले मैंने 15 बेचे, अब मैं 16 बेच रही हूँ, प्राइस तो वही है मेरा 20 रुपये, तो अब कितना हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू 320। तो चेंज कितना आया मेरा टोटल रेवेन्यू में 20 रुपये का। ये 20 रुपये क्या हो गए मेरे मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या कहता है, एक एडिशनल यूनिट को सेल करने पे आपके टोटल रेवेन्यू में जो चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम इनका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं एवरेज रेवेन्यू से। एवरेज रेवेन्यू क्या कहता है, टोटल रेवेन्यू बाय में क्वांटिटी। वही चीज़ थी, टोटल रेवेन्यू बाय में क्वांटिटी जितनी आपने सेल की। एज इट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या कहता है, TRN माइनस TRN माइनस 1, कि एक एडिशनल यूनिट को सेल करने पे आपके टोटल रेवेन्यू में जो चेंज होता है वो क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला। देखिए टोटल रेवेन्यू क्या होता है, अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था, प्राइस इनटू क्वांटिटी। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये देखिए एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी। ये क्यों, अगर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। समझ गए इस बात को, ये आ गया टोटल रेवेन्यू। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा था, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये चीज़ भी लिख देते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। ये बात भी सही है, 20 रुपये की चीज़ है, मैंने 15 क्वांटिटी बेची है, मेरी टोटल रेवेन्यू आ गया एज इट इज़। तो इन दोनों कंडीशंस को देख के क्या हम ये कह सकते हैं भाई, रेवेन्यू मेथड ये कहता है कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों आपस में क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, सेम एक ही बात है। ठीक है, चाहे आप प्राइस यूज़ करो या एवरेज रेवेन्यू, यही चीज़ है। एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर सिनोनिम्स अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू मेथड, ये बात कहता है हमें। ठीक है, आगे ये चीज़। अब हम इस मेथड को देखते हैं। इस मेथड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। ए का मतलब है हमारे पास यहाँ पर, ए का मतलब है एवरेज रेवेन्यू और एम का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं एक बार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके डायग्राम से। यहाँ पे होती है हमारी क्वांटिटी,
अब हम रेवेन्यू मेथड की बात करें, रेवेन्यू प्राइस अभी हमने डिस्कस किया था, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट ए बी है हमारी डिमांड कर्व, ठीक है, जिसको हम एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं। ये है हमारा एवरेज रेवेन्यू, और बिल्कुल इसके सेंटर से होके जो है हमारा यहाँ पे ये पॉइंट हो गया हमारा एम, ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ मैं आपको क्लियर करने के लिए लिख देती हूँ कि जो ए बी जो हमारी लाइन है वो है हमारी एवरेज रेवेन्यू, और जो हमारी ए एम लाइन है वो है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये कहता है कि यहाँ से बिल्कुल इसके सेंटर में ही हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं P, इसको E और इसको T, और यहाँ से इसको हम बिल्कुल सीधा लेकर जाएंगे नीचे की तरफ। तो जहाँ ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये हो गया हमारा L और ये हो गया हमारा पॉइंट N, ठीक है। इतना आप लोगों को आ गया समझ? एक बार फिर से हम देख लेते हैं, जो हमारी ए बी लाइन है ये है हमारी एवरेज रेवेन्यू, और जो हमारी लाइन ए एम है वो है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। चलिए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो हमने पॉइंट मेथड में पढ़ा था इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, वो क्या कहता है कि इलास्टिसिटी किसके इक्वल होती है? लोअर सेगमेंट बाय में अपर सेगमेंट, ठीक है, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। यहाँ पे हमारा लोअर सेगमेंट क्या है? ये पी बी बाय में पी ए, तो क्या हो जाएगा पी बी बाय पी ए। ये चीज़ आई आपको समझ? नेक्स्ट हम लेते हैं दो ट्रायंगल्स की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहले हम लेते हैं ट्रायंगल पी एन बी एंड ट्रायंगल ए ई पी, ठीक है। हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल पी एन बी एंड ट्रायंगल ए ई पी। ये दोनों ट्रायंगल्स हम कहते हैं कि ये क्या है? सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? एक तो देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और एक एन पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमारा एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एन इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल्स हैं। सेकेंड हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे जो एंगल है वो है एंगल P एंड एंगल B। ये क्या है? हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ लिख देते हैं हम एंगल P इक्वल्स टू एंगल B, किस लिए? क्योंकि ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब हमारी दो कंडीशंस क्या होती हैं? फुलफिल होती हैं, उस टाइम पे हमारी ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं? सिमिलर हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PNB एंड AEP आर सिमिलर ट्रायंगल्स, आर सिमिलर ट्रायंगल्स। दैट्स वाई, इसलिए क्या होगा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनके साइड के रेशियोज भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इनकी साइड के रेशियोज भी क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये डायग्राम थोड़ा सा आपको बड़ा करके बना दिया ताकि आपको सही से विजिबल हो जाए। हम ये देख रहे थे कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं तो उनके साइड के रेशियोज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे कि अभी हमने लिया था पी बी अपॉन पी ए, किसके इक्वल हो जाएगा? पी एन अपॉन ए ई के, ठीक है। आगे ये चीज़ आपको समझ। अब आगे देखते हैं हम, ये होगी हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। अब फिर से हम वही दो ट्रायंगल्स लेते हैं, ट्रायंगल जो ये छोटी वाली ट्रायंगल्स बन रही हैं, ये ट्रायंगल AET एंड ट्रायंगल PLT। अब हमने ये दो ट्रायंगल्स लिए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए AET और PLT में T जो एंगल है वो तो कॉमन ही है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल ATE इक्वल्स टू एंगल PTL, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट एंगल E एंगल P के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं।
एंगल ई इक्वल्स टू एंगल पी 90 डिग्री के एंगल्स है हमारे पास। और जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन में किया ही था जब हम ये डायग्राम बना रहे थे कि जो ये टी है वो मिड पॉइंट में है, किसके, पी और ई के। तो दैट्स वाई हमारा पी टी जो है वो किसके इक्वल है, टी ई के मिड कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो देखिए अब जब तीन चीज़ें इक्वल होगी तो जब जहाँ पे तीन चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं वहाँ हमारी ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए ई टी और पी एल टी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी साइड भी क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो उस तरीके से देखें तो हमारा ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, पी एल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए ई इक्वल्स टू पी एल। ठीक है, क्योंकि दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जब हम इसमें पुट करेंगे, जो हमारी ये कंडीशन थी, इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसके अंदर हम इसको पुट कर देते हैं। देखिए पी एन अपॉन ए ई था। ठीक है, ए ई किसके बराबर है, हमारा पी एल के बराबर है। तो हम थोड़ा सा यहाँ से ये इरेज कर लेते हैं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं रहा हमारे लिए। देखिए जब हम इस सेकंड इक्वेशन को इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, पी एन अपॉन में ए ई की जगह हम क्या लिख रहे हैं, पी एल। एक सेकेंड, पी एल। ठीक है, और अब देखिए आप, जो ये आपका पी एल है, जो ये लाइन है, ये कहाँ से निकली है, इसको हम ये लिख सकते हैं पी एन माइनस एल एन। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, देखिए क्या बन जाएगा, पी एन बाय में पी एन माइनस एल एन, तभी तो पी एल आएगी ना। इस पूरी लाइन में से जब हम इस पार्ट को माइनस कर देंगे तो पी एल बच गया हमारे पास, वही चीज़ आ गई। यही हमने कहा था कि ये क्या है, पी एन हमारा कहाँ पे टच कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू तक। इसको हम ए लिख सकते हैं, ए स्टैंड्स फॉर एवरेज रेवेन्यू, और एल एन क्या है हमारे पास, मार्जिनल रेवेन्यू। आ गया हमारा फॉर्मूला। यही कहता है रेवेन्यू मेथड की क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू बाय में एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इससे इलास्टिसिटी को मेज़र करते हैं। ठीक है, ये था हमारा रेवेन्यू मेथड जो कि मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने दिया था। यहाँ पे हमारे जो है इलास्टिसिटी के पांचों मेथड कंप्लीट हो गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये थे हमारे प्राइस इलास्टिसिटी के 5 मेथड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिल सके। इसके साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को उन लोगों तक पहुंचाएं जो किसी भी रीज़न की वजह से कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, ताकि वो इस चैनल के थ्रू अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, घर बैठे आराम से। ठीक है, तब तक के लिए दिस इज़ अवनी साइनिंग ऑफ।